आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं 12वें चैप्टर में यंग द्विस्लिट प्रयोग, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिएगा इसको ध्यान से, पर इसके डायग्राम को समझते हैं यंग के प्रयोग की। इसमें ये एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एक वर्णी का मतलब ये जो प्रकाश स्रोत है उसका कलर फिक्स है। ये बल्ब या तो लाल रंग के बल्ब से उत्सर्जित प्रकाश है या किसी और कलर के रंग के बल्ब से उत्सर्जित प्रकाश है। मतलब इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो किसी फिक्स कलर का है। कुल मिला के ये बात है। इसके सामने ये कोई गत्ता रखा हुआ है ना, कागज का कोई गत्ता है, और गत्ते में ये कोई बारीक छिद्र है। दिखने में तो ये छिद्र आपको काफी मोटा दिख रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये छिद्र बहुत बारीक है। जब इस ऐस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें निकलती हैं चारों तरफ, क्लियर, चारों तरफ निकलती हैं, लेकिन उसमें से इस छिद्र से होकर जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वो एक संकीर्ण किरण पुंज का रूप ग्रहण कर लेगी, और यही इसका टारगेट है, इसको लगाने का। और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आगे निकलती हैं ऐसे, तो इसके कई तरंगागर हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो ये डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन। ये इसके तरंगागर हैं। किसके? ये जो प्रकाश निकल रहा था उसके तरंगागर हैं। अब आगे फिर एक गत्ता रखा हुआ है, और इस गत्ते में दो छिद्र हैं, क्लियर। मतलब इसकी सीध में तो कुछ भी छिद्र नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे समान दूरी पर, यहाँ से समान दूरी पर ऊपर नीचे दो छिद्र हैं। तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा था, जो कई तरंगाग्रों में बट गया था यहाँ पे, वो इन छिद्रों तक भी पहुँचता है। और अब इन छिद्रों से प्रकाश की तरंगें निकलती बाहर की, ऐसे इससे भी बाहर निकलेगी और ऐसे इससे भी बाहर निकलेगी। अब यहाँ से बिल्कुल सीधी भी जाएगी, है ना, यू भी जाएगी, यू भी जाएगी। मतलब चारों तरफ प्रकाश की तरंगें निकलती, ऐसे ही नीचे भी आएंगी, क्लियर, ऐसे इससे ऊपर भी जाएंगी, ठीक है, सामने भी जाएंगी। हर जगह पर प्रकाश की तरंगें, जहाँ जहाँ मेरा पेन घूम रहा है वहाँ वहाँ प्रकाश की तरंगें इससे निकलती रहती है। इस वजह से देखो, इससे निकलने वाले तरंगागर को मैंने इससे बनाया, ये डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर डॉटेड लाइन, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन और डार्क लाइन। इसी प्रकार S2 से निकलने वाले को ये डॉटेड डार्क, डॉटेड डार्क, डॉटेड डार्क मैंने बनाई, और ये दोनों तरंगागर यहाँ एक दूसरे से मैच भी हो रहे हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से ये जो पर्दा है, उस पर्दे पर ये प्रकाश की तरंगें जो हैं, कहीं पर तो संपोषी व्यतिकरण की घटना करेंगी और कहीं पर विनाशी व्यतिकरण की घटना करेंगी। जब ये संपोषी व्यतिकरण की घटना करेंगी तो चमकीली पॉइंट बनेगा, ब्राइट बी, यानी ब्राइट एंड चमकीला, क्लियर। तो यहाँ इसके जो पर्दे का जो बीचों बीच का पॉइंट है, देखो ये पॉइंट बीचों बीच का पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इस प्रकाश स्रोत से दूरी और इस पॉइंट की इस प्रकाश स्रोत से दूरी इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। इस पोजीशन में इन दोनों तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा? शून्य होगा। और जब इनके बीच पथांतर जब शून्य होगा, तो यहाँ पर पथांतर के शून्य हो जाने की वजह से जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण की घटना होगी, और संपोषी व्यतिकरण की घटना हो जाने के कारण, संपोषी व्यतिकरण की घटना हो जाने के कारण यहाँ पर चमकीला बिंदु बढ़ेगा। तो एक सवाल ये भी बनता है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के मध्य बिंदु पर कैसी फ्रिंज का निर्माण होता है? आप कहोगे चमकीली का, क्लियर। तो इस चमकीली के जस्ट ऊपर फिर डार्क का बनेगा, अर्थात काली फ्रिंज बनेगी, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली। या यूँ कहूँ, चमकीली और काली फ्रिंजें जो है वो एकांतर रूप में बनती। इसी प्रकार यहाँ ब्राइट है, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये नीचे की ओर हम जा रहे हैं, क्लियर। अब ये जो ये एस एकवर्णी प्रकाश स्रोत है, इसके सामने दो स्लिटें हैं जिसको हम S1 और S2 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी को हमने स्मॉल डी से लिखा है, और स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी को हमने कैपिटल डी से लिखा है। एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग का केवल चित्र बनाओ, एक नंबर का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, क्लियर। अब इसकी हम थोड़ा वर्णन देखते हैं कि कैसे क्या बात है इसके अंदर, वो देखो आप। सन 1801 में यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की परिघटना को प्रदर्शित करने के लिए यह प्रयोग किया। मतलब इस प्रयोग के द्वारा यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को रिप्रेजेंट किया था।
यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एस एकवर्णी प्रकाश स्रोत होता है। क्लियर? ये एस क्या है बेटा? एकवर्णी प्रकाश स्रोत है। इससे कुछ दूरी पर दो स्लिट S1 व S2 होते हैं। S1 S2 ये रहा, S1 इसके ऊपर था, होते हैं, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है। स्मॉल डी हमने यहाँ पर लिख रखी है। ये स्रोत कला संबद्ध स्रोत होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों ये जो दो स्रोत हैं, इनसे प्रकाश कहाँ से आ रहा है? इनसे प्रकाश इस एस से आ रहा है। सेम प्रकाश स्रोत से दोनों को प्रकाश मिल रहा है। इसका मतलब इससे जो प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं वो समान कला में है। क्लियर? इसलिए इन्हें कला संबद्ध स्रोत कहा गया है। स्लिटों से डी दूरी पर पर्दा होता है, तो ये डी दूरी पर पर्दा है। और पर्दे का जिसका मध्य बिंदु O है, ये देखो आप, पर्दे का मध्य बिंदु क्या है? O है। क्लियर? आगे देखो, पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, ये बात भी आप जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो व्यतिकरण फ्रिंजें जो बन रही हैं उसकी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई के लिए देखिए आप, अगला टॉपिक है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। व्यंजक देखें अगर हम, जैसे मान लीजिए एस कोई एकवर्णी प्रकाश स्रोत है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर S1 S2 दो स्लिटें हैं। इन स्लिटों का मध्य बिंदु O डैश है। स्लिटों के बीच की दूरी D है। इस O डैश से कैपिटल D दूरी पर ये एक पर्दा है। क्लियर? और पर्दे का मध्य बिंदु O है। अब देखिएगा, मैंने माना कि इस S1 से ये कोई प्रकाश की किरण ये जा रही है, इस बिंदु P तक पहुंची। S2 से प्रकाश की किरण ये जा रही है, ये भी बिंदु P तक पहुंची। ठीक है? अब दोनों प्रकाश तरंगे यहाँ एक दूसरे से मिलती हैं, तो इनके बीच समपोषी व्यतिकरण भी हो सकता है और विनाशी व्यतिकरण भी हो सकता है। ये इसकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि बिंदु P पर क्या बनेगी? फ्रिंज बनेगी। क्लियर? अब देखो, आप अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी ज़्यादा है और ये दूरी कम है। तो यहाँ से एक लंब हमने खींच दिया, S1L लंब खींच दिया। अब लंब खींचने का फायदा क्या मिला कि अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर हो गई, या यूं कहूँ दोनों दूरियों के बीच में S2L का डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है। इस कोण को हमने थीटा माना, तो ये थीटा, और साथ में इसके इस O डैश बिंदु को भी P से मिला दिया और इसको भी थीटा हमने माना। क्लियर? और यहाँ O से मतलब इसके सेंटर से, पर्दे के सेंटर से x दूरी पर ये बिंदु P है। तो देखो आप इसको, माना पर्दे पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू S2P माइनस S1P बराबर S2L। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर दी थी, एक बार फिर बता देता हूँ। पथांतर का मतलब होता है कि ये जो दो तरंगे जा रही है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनके मध्य पथों का अंतर क्या होता है? पथांतर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो होगी S2P और यहाँ से यहाँ की होगी S1P। तो ये पथांतर क्या हो जाएगा? S2P माइनस S1P, यही होगा ना। और जिसको मैंने क्या बताया था आपको, लंब डाल देने के बाद ये किसके बराबर है? वास्तव में S2L के बराबर है। इसलिए ये बात यहाँ लिख दी है कि डेल्टा इज इक्वल टू S2P माइनस S1P बराबर S2L। अब त्रिभुज O डैश P में tan थीटा, ये भी देखो O डैश P कौन सा है? पहले डायग्राम देखो, O डैश और P दिख रहा है आपको त्रिभुज, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अपने को देखो D का पता है ना, यहाँ से यहाँ तक का पता है और ये पता है। तो ये थीटा है, तो सामने का क्या होगा? लंब, और ये क्या हो गया? आधार। तो हमारे पास लंब और आधार उपलब्ध है कि नहीं? और लंब और आधार किस में आते हैं? देखो आप, टेन थीटा में आते हैं। लाल बटे कक्का से देखोगे अगर आप, तो किस में आते हैं? टेन थीटा में। इसलिए ही यहाँ पर टेन थीटा लगाया है। क्या लगाया यहाँ पर? टेन थीटा लगाया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? LAL के ए के आधार पर लंब बटा आधार। तो लंब तो हो गया था x और आधार हो गया कैपिटल T। इसी प्रकार त्रिभुज S1 S2L की बात करें हम, S1 S2L में देखो, यहाँ जाओ S1 S2L, तो ये कौन थीटा है? तो थीटा के सामने एक भुजा तो क्या रहेगी? बोलो, लंब। तो ये तो लंब है ना। ये 90 डिग्री कौन है ना, लंब डाला था पढ़ने, तो ये क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण का पता है अपने को D तो इसका कर्ण है, और S2L क्या? लंब।
जिसको हमने डेल्टा लिखा था थोड़ी देर पहले, S12 क्या लिखा था, डेल्टा। इसका मतलब हमारे पास कर्ण भी है और लंब भी है, और कर्ण और लंब किस में आते हैं, साइन थीटा, L के A के आधार पर साइन थीटा में आते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हो गया डेल्टा और कर्ण हो गया स्मॉल टी। ऐसा जैसा कि ये समीकरण 1 और 2 तैयार होगी, मैंने पहले भी आपको 2-3 बार चर्चा की थी कि जब थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर या दोनों थीटा के बराबर होते हैं। यह आपको ऐसे बताया था मैंने कि जब थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, और कोस थीटा 1 के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। इस वजह से ये साइन थीटा ये टेन थीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको लिख दिया हमने x अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डी, तो लिख दिया x अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल डी। तो ये हो गया x बराबर डी अपॉन डी गुना डेल्टा। क्लियर, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी ना। अब हम बात करते हैं चमकीली फ्रिंजों की। तो देखो नंबर 1, चमकीली फ्रिंजों के लिए, चमकीली फ्रिंज कब बनती है, जब समपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। देखो आप, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में चमकीली फ्रिंजें बनती है, और समपोषी व्यतिकरण में पथांतर क्या होता है, डेल्टा बराबर एन लैम्डा होता है। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका था। तो यह मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो समीकरण 3, तो x बराबर हो गया डी बटा डी गुणा एन लैम्डा। अब इसको हम x बराबर एक्स एन लिखेंगे पहले तो, और दूसरा लिखेंगे x बराबर एक्स एन माइनस वन, दो लिखेंगे। तो x बराबर जब एक्स एन किया तो एक्स एन इज इक्वल टू डी बटा डी गुणा एन लैम्डा, ऐसे कैसे हो गया। और एक्स एन माइनस वन अगर हम करें तो एक्स एन माइनस वन बराबर हो गया डी बटा डी, और ये हो गया एन माइनस वन गुणा लैम्डा। इसका मतलब बेटा ये होता है कि ये तो एनवी फ्रिंज के लिए दूरी है, और ये एन माइनस वनवी चमकीली फ्रिंज के लिए दूरी है। क्लियर, अब ये दो दूरियां हमारे पास आ गई हैं, इनको अगर हम आपस में घटा दें, मतलब एन वी फ्रिंज की दूरी से एन माइनस वी फ्रिंज की दूरी को घटा दें, तो हमें एन वी फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई मिल जाएगी। इसलिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा जो है वो वास्तव में एक्सएन माइनस वन के बराबर होगी। रख दीजिए आप इसको बराबर, तो ये बन जाएगा डी बटा डी एन लेमडा माइनस डी बटा डी एन माइनस वन लेमडा। क्या किया, ये तो ऐसे कैसे उतार दिया, इस कोष्टक को खोला मैंने, तो माइनस डी बटा डी एन लेमडा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस डी बटा डी लेमडा। इससे ये काट दिया, तो बीटा चमकीली हो गया डी बटा डी गुणा लेमडा। समीकरण नंबर 4। इसका मतलब चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र हमें प्राप्त हो गया, और वो डी बटा डी गुणा लेमडा के बराबर है। इसी प्रकार से अब हम काली फ्रिंजों की बात करेंगे। तो देखो नंबर 2, काली फ्रिंजों के लिए, काली फ्रिंजों में कौन सा व्यतिकरण लगता है, विनाशी व्यतिकरण लगता है। आपको पहले बताया था कि जब दो तरंगों के बीच विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है तो काली फ्रिंजें बनती हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बटे 2, ये बात मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी। ठीक है, यह मान भी समीकरण 3 में रख दो, तो x इज इक्वल टू डी बटा डी 2n माइनस 1 लेमडा बटा 2। रेडी, फिर वही पहले की तरह x बराबर एक्स एन के लिए, तो एक्स एन बराबर तो ऐसे कैसे उतार दो, और x बराबर एक्स एन माइनस वन के लिए जहाँ n है ना वहाँ n माइनस वन करना है, तो ये हो गया एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू डी बटा डी, दो का दो है ना, इस n की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस वन। फिर आगे चलो, इसको प्लस करो भाई, ये गलत लिख रखा है ना, इसको प्लस करो, और ये हो जाएगा 2 की जगह 2, और ये प्लस 1, और ये प्लस 1 हो गया, और लेमडा बटे 2 हो गया। इसको सोल्व कर लो। देखो सोल्व कैसे होगा, देखो आप, मैंने क्या किया, इसके कोष्टक को खोल दिया, तो डी बटा डी ऐसे कैसे, ये 2n हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, और लेमडा बटे 2 हो गया, 2n का 2n, और ये क्या बन गया माइनस 1, लेमडा बटे 2, और डी बटा डी। फ्रिंज चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू होता है एक्स एन माइनस वन। क्लियर, ये बीटा होता है। और अब इसकी वैल्यू रख दो आप, एक्स एन की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली थी, और एक्स एन माइनस वन की हमने ये निकाल ली, रख दो। तो ये हो गया डी बटा डी
2n+1 लैम्डा बटे 2 माइनस डी बटा डी 2n-1 और लैम्डा बटे 2। अब हमने क्या किया, कोष्टक खोलो। देखो मैंने क्या किया कि डी बटा डी तो ऐसे कैसे लिखा, ये 2n लिखा और लैम्डा बटे 2 लिखा। अब ए को देखें तो डी बटा डी 1 और ये लैम्डा बटे 2 माइनस डी बटा डी 2n और लैम्डा बटे 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डी बटा डी फिर 1 और लैम्डा बटे 2। जो कटे उसको तो काट दो, या इसको ऐसे लिखा है, देखो 2 से 2 को काट दिया तो यह क्या बच गया n लैम्डा, तो डी बटा डी n लैम्डा। इस एक को लिखने की आवश्यकता नहीं, डी बटा डी लैम्डा बटे 2 माइनस 2 से 2 कट गया डी बटा डी n लैम्डा प्लस एक को लिखने की आवश्यकता नहीं, डी बटा डी लैम्डा बटे 2। ठीक है, अब ये तो डी बटा डी एन लैम्डा माइनस डी बटा डी एन लैम्डा, दोनों के साइन अपोजिट है, एक दूसरे से काट दो तो ये डी बटा डी लैम्डा बटे 2 और डी बटा डी लैम्डा बटे 2 जुड़ जाएगा। मतलब कि ये आधा है, ये आधा है और आधा आधा मिलके क्या हो जाता है एक, तो ये हो, तो ये बीटा काली इज इक्वल टू डी बटा डी गुणा में लैम्डा आ गया। तो समीकरण 4 और 5 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि बीटा चमकीली बराबर बीटा काली बराबर डी बटा डी लैम्डा। एक बार यही सवाल एग्जाम में बन गया कि सिद्ध करो कि चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई का मान काली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई के बराबर होता है, तो वो इस प्रकार से साबित होता है। तो समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई का मान काली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई के बराबर होता है। समीकरण 6 से बीटा प्रोपोर्शनल कैपिटल डी, अर्थात फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई का मान स्लिट से पर्दे की दूरी के समानुपाती होता है, दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा बीटा प्रोपोर्शनल डी, बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा और बीटा प्रोपोर्शनल 1/d। अतः फ्रिंज चौड़ाई का मान स्रोत से पर्दे की दूरी कैपिटल डी के समानुपाती, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा के समानुपाती तथा दोनों कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका नोट देखो, नोट में ये जो ग्राफ है ये तो गलत है, ठीक है, इसका सही ग्राफ हम देखते हैं आगे। तो एक बार देख लो इसको, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण वक्र निम्न है, ठीक है, ये तो गलत था, इसको मैंने काट दिया यहाँ से, और ये ऊर्जा वितरण वक्र इसमें आएगा। और ये वक्र भी एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 नंबर में आता है कई बार। देखो क्या कह रहा है, वेरी मोस्ट तीव्रता आई और कलांतर के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। इसका जो मध्य बिंदु है ना, वहाँ पर तो तीव्रता सर्वाधिक होती है, फिर तीव्रता कम होगी, पाई कलांतर पर आपको बताया था मैंने विनाशी व्यतिकरण होता है, फिर 2 पाई पर समपोषी होता है तो यहाँ क्या तीव्रता ज़्यादा है, फिर 3 पाई पर विनाशी होता है तो यहाँ तीव्रता कम है, फिर 4 पाई पर मैक्सिमम होता है तो समपोषी व्यतिकरण है, फिर 5 पाई पर। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जहाँ न्यूनतम है तीव्रता वहाँ पाई आएगा, 3 पाई 5 पाई, यहाँ पाई 3 पाई और 5 पाई, और जहाँ मैक्सिमम है वहाँ 2 पाई और 4 पाई, 2 पाई और 4 पाई रहेगा। क्लियर। एग्जाम में इसका सवाल बनता है, एग्जाम में एक सवाल और भी बनता है इसे, और वो है श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंज। ये सवाल ऐसे बनता है, इस बड़े सवाल के साथ ये छोटा सवाल आ जाता है कि अगर श्वेत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की जगह अगर श्वेत प्रकाश हम काम में लें तो किस प्रकार की फ्रिंजें बनती है, ये बताइए। तो पढ़ो इसको पहले। श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है, इनकी तरंग दैर्घ्य परास 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको याद रखना होगा कि जो श्वेत प्रकाश जो है ना, उसमें जो दृश्य प्रकाश तरंगें हैं जिससे कि हमें दिखाई देता है, ये यहाँ भी लिख रखा है मैंने इसको, कि दृश्य प्रकाश तरंगों की परास जो है वो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। आप कहोगे कि यहाँ पर ये क्यों लिखा, भाई इसकी वजह से तो अपने को दिखता है, तो जो फ्रिंजें बनती हैं वो फ्रिंजें भी इसी रेंज के अंदर बनती हैं जो हमें दिखती हैं। क्लियर। अब आगे देखो, जब श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं तो केंद्रीय फ्रिंज के लिए पथांतर शून्य होता है। देखो जो सेंटर में जो फ्रिंज बनेगी ना, उसके लिए पथांतर क्या होता था, 0, आपको मैंने बताया था, और पथांतर 0 होने पर
केंद्रीय फ्रिंज श्वेत दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर श्वेत फ्रिंज प्राप्त होती है। इसके पश्चात केंद्रीय श्वेत फ्रिंज के दोनों ओर लाल रंग की फ्रिंज, इनके जस्ट श्वेत के दोनों तरफ यहाँ भी लाल रंग की, यहाँ भी लाल रंग की फ्रिंज बनती हैं, और सबसे दूर बैंगनी रंग की फ्रिंज दिखाई देती है। वो जो विबग्योर जो है ना, ठीक है, तो यहाँ मतलब कि श्वेत के दोनों तरफ लाल रंग की फ्रिंज बनती है, और जो जो दूर जाते हैं वैसे वैसे फिर लास्ट में बैंगनी रंग की फ्रिंजें यहाँ पर बनती है, और इसके आगे की फ्रिंज स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब इस बैंगनी से आगे की जो फ्रिंज बनेंगी वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा यंग के द्विस्लिट प्रयोग के साथ साथ लास्ट में एक सवाल इसके साथ ही ऐड होता है 4 नंबर के सवाल में, कि अगर श्वेत प्रकाश काम में लिया जाए तो कैसी फ्रिंजें बनती हैं। तो आपको उत्तर देना है कि श्वेत प्रकाश काम में लेने पर इसके सेंटर पर श्वेत फ्रिंज बनती है, उस श्वेत फ्रिंज के दोनों ओर लाल फ्रिंजें बनती हैं, उसके पश्चात आगे फ्रिंजें और अंत की फ्रिंजें कैसी बनती है, बैंगनी फ्रिंजें बनती है, और बैंगनी से आगे की फ्रिंजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।